इस 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम रखा गया है संवाद 2020, कि जब कभी भी चुनौतियां आती है वाद विवाद से इसका हल नहीं होता है, हल होता है संवाद से। कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, मंजिल पाना है तो कश्ती मत बदलो, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। आयुध निर्माणी परिवार जो यहाँ पूरा आज संगठित है, हमारी पूरी 41 निर्माणियां कुछ कामगारों के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। हमारा आयुध निर्माणी बोर्ड के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस पूरे संगठन को मेरा नमन है। तो सबसे पहले मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि हम सबको, पूरे 82,000 लोगों को सबसे पहले संगठित रहना बहुत ही जरूरी है। और सारी फेडरेशंस के साथ, सिड्रा के साथ, अपने सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे कामगारों के नेताओं के साथ, अपने एम्प्लॉय के नेताओं के साथ बैठ करके 2-3 घंटे का पूरा मंथन किया। हमारे विचारों में थोड़ा बहुत अंतर था, उन विचारों को हम अंतिम क्षण में एक रूपता लेके आ पाए और एक निर्णय ले पाए कि ये संगोष्ठी हमको करनी चाहिए। जैसे हम अपने देश से अपने आप को अपनी पहचान मानते हैं, उसी तरह से जब हम पूरा जीवन इस संगठन में निकाल लेते हैं या हमको पूरा संगठन में पूरा जीवन निकालना है, तो हम अपने आप को इस संगठन से इंटीग्रेट कर लेते हैं। जिस क्षेत्र में ये संगठन कार्य कर रहा है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्किल सेट किसी के पास नहीं है। पूरे देश में कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जिसके पास हमारे पास जो काबिलियत है वो किसी और के पास हो। आपके देश को दुश्मनों से हमेशा एक थ्रेट रहेगी, हमेशा एक खतरा रहेगा, और जब खतरा रहेगा तो हमें रक्षा के लिए तैयार रहना रहेगा, और रक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा तो रक्षा उपकरण बनाने पड़ेंगे, और रक्षा उपकरण की मांग जीवन भर अनंत काल तक रहने वाली है। इसका केवल स्वरूप बदलता। तो इसका मतलब आयुध निर्माणी संगठन कभी भी इररिलेवेंट नहीं होने वाला, ये हमेशा ही रिलेवेंट होने वाला है। टैलेंट हमारे पास है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है, स्किल सेट है हमारे पास, सब कुछ है। फिर हमारा नाम क्यों खराब है? फिर हमारी छवि क्यों खराब है? या हमारे ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं? ये है चैलेंज। हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था तो हमको यही लगता था बस केवल एक ही चीज होती थी कि टारगेट पूरा करना है, मतलब जितना टारगेट दिया वो पूरा करना, केवल क्वांटिटी पूरी करनी होती। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती गई, कम्युनिकेशन बढ़ता गया, पारदर्शिता बढ़ती गई। आपने कोई एम्युनिशन भेज दिया आज से 20 साल पहले, या वो क्या कहते हैं फ्रंट में गया, चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो नहीं चला, बात खत्म हो गई वहां पर। आज क्या होता है कि अगर कोई एम्युनिशन आपने भेजा, चला तो ठीक है, नहीं चला तो तुरंत 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर चेयरमैन के पास फैक्स किताब, फलाने एम्युनिशन से एक्सीडेंट हो गया, ये फलाना लॉट में क्या कहते हैं मिसफायर हो रहा है, फलाना इक्विपमेंट है वो काम नहीं कर रहा है, टैंक का वो एक इंजन है वो काम नहीं कर रहा है। तो ये समय बदल गया है, आज से पहले समय में ऐसा नहीं था। और हमारी जो समस्या जो मुझे समझ में आती है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अनुसार हमने अपने आप को पूर्णतः नहीं बदला है, हमने बदला है अपने आप। अगर सीएनसी मशीन्स भारतवर्ष में आई तो सबसे पहले आपके संगठन में लगी। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो संगठन ऐसा है जिसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सारे थे। लेकिन आज हम पीछे। प्लांट एंड मशीनरी में हमने अपने आप को समय समय पर मॉडर्नाइज करते रहे, हमारे पास लेटेस्ट मशीन। जब सब कुछ है तो फिर तकलीफ कहां पर है? मूलतः मेरा उद्देश्य
क्या कहते हैं, इस संगोष्ठी को करने का उद्देश्य ये था कि हमारा हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक हमारे 82,000 लोग हैं, हर व्यक्ति को समझ में आए कि हमारी स्थिति क्या है और हमें अपने आप को किस दिशा में लेके जाना है। आयुष निर्माणी बोर्ड में हमारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, मंत्रालय में, अलग अलग मंत्रालय में, यूपीएससी में, डीओपीएनटी में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, आर्मी हेडक्वार्टर्स में, डीजी इन्फेंट्री के साथ, डीजीआरटी के साथ, सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम बहुत ही अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपना एक प्रस्तुतिकरण करें। अगर हमें कोई समस्या बताई जाए तो हम तुरंत उसका जवाब दें कि समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे और कब तक करेंगे। इसी दिशा में सबसे पहले इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को देखते हुए हमारे पूरी ओएफबी की टीम ने ये निर्णय लिया था कि हम जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं, अपने सारे जनरल मैनेजर्स को यहाँ पर इकट्ठा करें और 2 दिन सारे जनरल मैनेजर और पूरी ओएफबी की टीम ने मिलकर के मंथन किया और मंथन करके हमने करीब 30 से 35 पॉइंट आइडेंटिफाई किए कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। इसीलिए सबको इकट्ठा किया कि आप तय करो कि भाई बताइए कि हम अपने संगठन का भविष्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, उत्पादन कैसे ठीक हो सकता है, क्वालिटी कैसे ठीक हो सकती है, टेक्नोलॉजी में हम लेटेस्ट कैसे हो सकते हैं, विदेशी ओईएम के साथ हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, अपनी स्टेट को कैसे ठीक से चला सकते हैं। किस अलग अलग पहलुओं पे बात हुई। पूरे 2 दिन हमने सारे पॉइंट निर्धारित किए, पूरे सब लोगों ने विवेचन करने के बाद, और हमने अपने लिए एक दिशा बना ली। परिवर्तन आपको कोई प्लांट एंड मशीनरी में नहीं करना है, परिवर्तन आपको किसी प्रोडक्ट में नहीं करना है, परिवर्तन हमें अपनी सोच में करना है। हमारे संगठन में मेरे अपने 36 साल के अनुभव के बेसिस में मैं ये कह सकता हूं कि 95% लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन 4 से 5% लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुटिल बुद्धि है, धेले का काम नहीं करते, अपने घर में धेले का काम नहीं करते, सेक्शन में धेले का काम नहीं करते, फिर भी क्या कहते हैं, अपनी कुछ ऐसी पोजीशन बना के रखते हैं कि वो उनका जीवन यापन हो जाता है। उन 5% को आइडेंटिफाई करना है और उनको आइसोलेट करना है। अगर कोई आदमी ऐसा है जो मजबूरी में उसकी स्थिति बिगड़ गई है तो उसको हम कैरी करें, लेकिन जो कुटिल बुद्धि वाला है, जो ना तो कुछ करता है ना हमारे 10 आदमियों को करने से रोकता है, उन लोगों को आपको आइसोलेट करना है। एक ये पहलू हुआ कुछ लोगों के बारे में, पर लेकिन अगर हमारे जो 95% लोग हैं जैसे काम कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत और सुधार कर लें तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। आपने देखा कि हमारे इसी संगठन ने धनुष गन बना के दिखाई। आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश के 10,000 20,000 साल के इतिहास में पहली बार अपनी आर्टिलरी गन भारत ने डिजाइन की। मेडक में एफआईसी भी बन रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। अम्युनिशन में कारगिल के टाइम में आप लोगों ने ही पूरा अम्युनिशन बना के दिया ना। जो हमारा आयात होता है, जो इंपोर्ट होता है रक्षा के क्षेत्र में, करीब 50 से 60% होता है। अगर हम पूरे उपकरण की बात करें कि जब पूरा का पूरा टैंक आप ले आए, पूरा का पूरा अम्युनिशन ले आए, तो वो उस तरह का आयात करीब 32% होता है। लेकिन जो देश के अंदर रक्षा उपकरण बन रहे हैं, रक्षा सामग्री बन रही है, उसके लिए जो जो सामान कल पुर्जे इंपोर्ट हो रहे हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहे हैं, अगर सबको शामिल कर लें तो 55 से 60% इंपोर्ट होता है। सरकार कह रही है कि ये 55 से 60% जो इंपोर्ट हो रहा है, ये इंपोर्ट को कम करना है। इसलिए क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी देश में लेके आइए और क्या कहते हैं, आप देश में निर्माण करिए जिससे ये इंपोर्ट कम हो जाए और उससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ जाए। अब जो लोग इंडस्ट्री में हैं, अब पब्लिक फोरम पे कहना सही नहीं होगा,
परंतु जो कोई भी कॉमर्शियल इंटरप्राइज होता है उसका पहले मुख्य मुद्दा होता है कि उस कॉमर्शियल इंटरप्राइज को प्रॉफिट कमानी होती है। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो कॉमर्शियल इंटरप्राइज जिंदा ही नहीं रह सकता। उसमें कोई उद्देश्य गलत नहीं है, उद्देश्य सही है। जब तक वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तब तक क्या कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता है। और रक्षा का जो क्षेत्र है वो ऐसा होता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 4-5 साल 6 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, काम करेंगे, तब जो है रिटर्न आना चालू होगा, प्रॉफिट आना चालू होगा। जो 55 से 60% जो इंपोर्ट हो रहा है उसको अगर हिंदुस्तान में बनाना है तो उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तब प्रॉफिट आना चालू होगा। सरकार का तो उद्देश्य है कि उस क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री काम करे, हमारे कॉर्पोरेट काम करें। उनका कहना है लेवल प्लेइंग फील्ड, आप बना सकते हो आप बनाओ, वो बना सकते हैं वो बनाए। आर्मी को जहां से पसंद होगा वहां से लेंगे, आर्मी को जहां से क्वालिटी मिलेगी, जहां सही दाम में सामान मिलेगा वहां से लेंगे। इस तरह की बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे लिए। आज जो बिजनेस एनवायरनमेंट है पूरी तरह से बदला हुआ है। शुरू बदलने की जरूरत पड़ रही है कि भाई हमारे क्रियाकलाप, हमारे कार्य कुशलता, हमारे उत्पादन, हर चीज पे बहुत सारी चीजों पे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। और प्रश्न चिन्ह जो है केवल वो झूठे नहीं है। अगर आपके एमुनिशन से कोई एक्सीडेंट हो गया तो है ना प्रमाण उसका। अगर आपकी कोई गन काम नहीं कर रही तो उसका प्रमाण है ना। अगर आपका टैंक काम नहीं कर रहा तो उसका प्रमाण है ना। तो कोई बिना प्रमाण की बात नहीं कर रहा। ये जो हमारी कमियां हैं अगर हम ठीक कर लेंगे तो हो सकता है कि स्वरूप बदलने की जरूरत ना पड़े। तो अगर हमको अपना स्वरूप रिटेन करना है तो फिर हमें अपना कार्य करने का तरीका सुधारना होगा, जिससे कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें घूमती हैं। मैं हर फोरम पे ये बात कहता हूं कि अगर कोई भी चीज आयुध निर्माणी संगठन के बारे में नेगेटिव है तो आप उसको या तो कंटेस्ट करिए या फिर उसको फॉरवर्ड मत करिए, आगे मत बढ़ाइए। ये पब्लिक इमेज भी अच्छी होना बहुत जरूरी है। अपनी संगठन की इमेज को प्रिजर्व करना हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। ये कि आप जरा मुझे 10 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दीजिए और जरा उनकी लिस्टिंग कर दीजिए, हम टॉप 5 में आएंगे। अगर कोई भी आप सरकारी क्या कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, हम टॉप 5 में आएंगे। पर केवल हम अपनी बारे में अच्छी अच्छी बातें करके सरवाइव नहीं कर सकते। हमें अच्छे अच्छे काम करने होंगे और अच्छे अच्छे रिजल्ट हासिल करने, और वो सीधा सत्य अच्छा उत्पाद बनाए हम। क्वालिटी में आप रिफ्यूज कर दीजिए कंप्रोमाइज करें। जो कर रहे हैं उसको थोड़ा ठीक से करें और अच्छी तरीके से करें। और अगर उसमें 5-10% भी बढ़ा लेंगे तो ये संगठन कहीं से कहीं पहुंच जाए। ये मेरे कुछ विचार थे जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं। और मेरा प्रयास केवल इसी दिशा में है कि अगर हम अपने संगठन को सुधार लेंगे, यहाँ से रिटायर होके जाएंगे, उसके बाद कोई 10 साल 20 साल का जीवन है तो थोड़ा सीधा चौड़ा करके कह सकते हैं कि भाई हम आयुध निर्माणी संगठन के व्यक्ति हैं। हम लोग और बातें करेंगे, पूरा अपने पास 2 दिन का समय है। मैं यहाँ अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सब लोग आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूत्रधार है ये वाला सेशन, क्योंकि इसमें जो अपन डिस्कस करेंगे वही अपन आज और कल उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सब जो उसके मेन मुद्दे हैं वो बताए जाएंगे आपको। यहाँ आयुध निर्माणी बोर्ड के पूरे परिवार में मुखिया से लेके सबसे नीचे तक उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो टॉपिक आज हमारे सामने है वो है
challenges before the organization in changed business environment. दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ. पहला है challenges, चुनौती, और दूसरा है changed business environment, बदलता हुआ व्यापारिक परिवेश. पूरी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है और उस दुनिया के परिवर्तन में भारत अछूता नहीं है. भारत में भी वो परिवर्तन हो रहे हैं, और अगर भारत में परिवर्तन हो रहे हैं तो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आयुध निर्माणी बोर्ड भी उससे अछूता नहीं रह सकता. अगर हम अपने आप को उन परिवर्तनों के साथ रखना नहीं चाहते और अगर हम सोचते हैं कि हम अछूते रह जाएंगे, तो हम अछूते नहीं, हम पिछड़ जाएंगे. सब जानते हैं ऑर्डिनेंस सेफ्टी बोर्ड क्या है, लेकिन इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है. हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 218-219 साल से ज्यादा का अनुभव है. हमने आज तक मोनोपोली एंजॉय किया. वर्क ऑर्डर्स जितने हमें मिले सब नॉमिनेशन बेसिस पे मिले. कोई कॉस्ट की रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं आई. क्वालिटी को लेके हमारी कोई डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं रही. इस परिवेश में हम बड़े हुए, हम पले. सरवाइव का मतलब केवल जिंदा रहना नहीं है, जिंदा भी रहना है और हेल्दी भी रहना है. किसी भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं जो उसके पास होनी चाहिए. तो ये चीजें हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है. अब मैं इन सभी चीजों को एक एक करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा. पिछले 5 साल का ये हमारा टारगेट, 12,000 करोड़ से हम पहुंचे 17,000 करोड़ तक. अभी 13-14,000 करोड़ के रेफरेंस लगभग रेंज में है. हर जगह हमारा अचीवमेंट हमारे टारगेट के नीचे है. जब ये नीचे है तो उसके नतीजा क्या होता है? मेरी ग्रोथ नहीं है. उसका नतीजा क्या है? मेरे पास वर्कलोड नहीं है. इसका मतलब जो पहला पॉइंट है, मेरा सर्वाइवल के ऊपर प्रश्न चिन्ह है. जितने हमें टारगेट मिलते हैं, जितने आइटम्स के 65 से 70% ऑन एन एवरेज हम टाइम से डिलीवर करते हैं. डिलेड डिलीवरी का मतलब है कि मेरा सर्वाइवल मुश्किल है. कुछ आइटम तो ऐसे हैं जो मैं इंटरनेशनल मार्केट में अगर कंपेयर करता हूं तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हूं. लेकिन आज मेरे सामने जो चुनौती है वो केवल इंटरनेशनल मार्केट नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट है. जो चीज मैं बनाता हूं उस चीज को भारत में दूसरी इंडस्ट्री भी बनाना चाहती है. और आज भी जो प्रोडक्ट कॉमन है, जो वो बनाते हैं और हम बनाते हैं, हम महंगे हैं. इंपोर्टेड प्राइस से बहुत ज्यादा अपने आप को मैं कंपेयर करूं तो उससे मुझे बहुत बड़ा गेन नहीं होने वाला है. मुझे उससे कुछ नहीं मिलने वाला है. अब तो मुझे ये देखना है कि मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो देश के अंदर है, तो क्या मैं उससे महंगा हूं या उससे सस्ता हूं. अगर हम कॉम्पिटिटिव नहीं है प्राइस में तो हमारा अस्तित्व कैसा रहेगा हमें मालूम नहीं. इस एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि हर बार बैरल फट गई है या हर बार कोई कैजुअलिटी हो गई है. एक्सीडेंट मतलब जहां वो सेटिस्फाई नहीं रहा. और अगर हम अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे तो अगेन हम लोग टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे. पिछले 5 साल में बहुत कम प्रोडक्ट हम डिफेंस फोर्सेस को ऑफर कर पाए. ये जो सर्वाइवल की स्थिति है, इसमें जो जो पॉइंट हमको चाहिए, जो जो चीजें हमको होनी चाहिए, वो मैंने आपके सामने रखा. इसलिए अब एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम एक आत्म मंथन करें. आर्मर्ड व्हीकल में अगर देखेंगे तो T90 का हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, हमको 5 साल चला देगा. हम लोग 5 साल उसकी वजह से आगे निकल जाएंगे. 5 साल के बाद, 5 साल तो बहुत छोटा समय है, हमें तो सर्वाइव होना है लंबे समय. आगे आने वाला जो भी ऑर्डर होगा वो तो कॉम्पिटिटिव बेसिस पे होगा. तो आर्मर्ड व्हीकल को अगर आप देखेंगे तो 5 साल हमको बहुत कंफर्टेबल नजर आते हैं. लेकिन अगर हम आज से तैयारी नहीं करेंगे तो ये 5 साल तो ऐसे निकल जाएंगे कि हमें मालूम ही नहीं चलेगा 5 साल कैसे निकल गए. इसमें आर्टिलरी गन धनुष है, शारंग है, और एक एल्बिट से टीओटी पर 155 मिलीमीटर की गन आने वाली जो हम देश में बनाएंगे. हो सकता है 7-8 साल हमारे निकल जाएं इससे. धनुष भी हम जो बना रहे हैं उसमें भी कॉस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है.
अभी जो 155 मिलीमीटर का एल्बिट से जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का केस प्रोसेस हो रहा है, उस केस में उनकी गन की कॉस्ट बहुत कम है। तो हमको कल को निश्चित रूप से आर्मी पूछेगी कि आपकी कॉस्ट धनुष की ज्यादा क्यों है, तो हमें उसकी भी कॉस्ट कम करनी होगी। अदरवाइज वो कहेंगे मैं ये वाली गन क्यों लूं, मैं तो वही लूंगा जो सस्ती आ रही। ये स्थिति और 1-2 साल 3 साल चलेगी। इतना कंपटीशन है इस समय स्मॉल आर्म्स में। प्राइवेट सेक्टर में हर कोई बोलता है हम भी स्मॉल आर्म्स बना देंगे। प्राइवेट सेक्टर में एम्युनिशन के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो क्रिएट कर दी गई। अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज सब अलग अलग चले गए। उनके पास आज की तारीख में मशीनें हैं, प्लांट है, मैन पावर है, नॉलेज है, ऑर्डर्स नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी आराम से मिल जाएगी, वहां से प्लांट एंड मशीनरी मिल जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो वहां से उखाड़ के यहां लगा देंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि नहीं लगा सकते। तो एम्युनिशन में प्राइवेट सेक्टर को आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अभी एम्युनिशन के 7 आइटम की आरएफपी आर्मी ने इशू की थी। हम सोचते थे शायद पिनाका तो हमारे पास रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा है, बड़ा रॉकेट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पिनाका की भी आरएफपी है। अगर आप देखें तो कोई आइटम ऐसा नहीं बचता कि जो जिसके लिए आरएफपी ना हो। एग्जिस्टिंग एम्युनिशन जो हैं, जो हम अब तक बनाते आ रहे थे, उनके धीरे धीरे डिमांड कम होती जा रही है। और जो नए एम्युनिशन हैं आर्मी को चाहिए, उनकी डिमांड है, और वो एम्युनिशन हमारी किटी में नहीं है। लगभग सारे आइटम नॉन कोर डिक्लेयर किए जा चुके हैं, मतलब कोई भी बना सकता है उनको। पैराशूट एक ऐसा एरिया है जिसमें हमारा अभी भी एज है, हम ऊपर हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर देखें तो पैराशूट हमारे सस्ते भी हैं और क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। केवल वही एक सिल्वर लाइनिंग आज की तारीख में उस ग्रुप में नजर आ रही है। ये जो मैंने आपके सामने परिप्रेक्ष्य रखा, ये एक वास्तविकता है। ये निश्चित है कि आंखें बंद करके मैं बैठ नहीं सकता, इसलिए देयर इज ए नीड टू एक्ट। हम यहां बैठे हैं, हम सब यहां आए हैं केवल इन्हीं सॉल्यूशंस पे मंथन करने। हमको अब उन चुनौतियों से अगर पार पाना है तो हमें क्या करना होगा, ये हमें यहां बैठ के निर्णय लेना है, डिबेट करना है, डिस्कस करना है। और जो इन्होंने आखिर में कहा उसमें एक बात ऐड कर देते हैं कि अगर हमारे सामने बिल्ली बैठी है तो जब तक हम शेर नहीं बनेंगे जब तक वो बिल्ली बैठी रहेगी। तो हमको करना ये है कि हमको कबूतर से शेर बनना है, और उसके लिए हमें अभी आप लोगों के सजेशन चाहिए, क्योंकि जब तक अपन शेर नहीं बनेंगे, जब तक अपन बिल्ली से डरते रहेंगे, चाहे आंखें खोलेंगे या बंद करेंगे, अपनी बिल्ली सामने रहेगी। जो डिजाइनिंग एजेंसीज हैं उनके साथ इनिशियल स्टेज में एसोसिएट हो जाएं, टाइम से प्रूफ होना चाहिए सर। That wherever we have got load, we have to give resources for that group. तो हमें सर क्या एक कस्टमर आर्मी का ऊपर डिपेंड होना चाहिए या एक्सपोर्ट का बारे में सोचना चाहिए सर? आपका सजेशन ये है कि अगर कॉस्ट कम करने के लिए एक प्रोडक्ट को एक ही फैक्ट्री में बनाया जाए। जी सर। सर ठीक है, आप बोले मार्केटिंग इंप्रूव करना है। मार्केटिंग नहीं सर, एक्चुअली पैकेजिंग। मेरा हिसाब से एक FRID टैग लगा के नीचे से ऊपर लेवल तक जितना भी वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाँ, उसका डिटेल डाटा वहाँ पे रहना चाहिए और उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें फिक्स करना बिल्कुल। चाहिए। चांस हमें मिला 120 mm FSF PDS जो है सर अर्जुन MK2 का, उसका कॉस्ट ट्रेड का था सर 17,000 रुपए। हमने अपने आप में अध्ययन करते हुए उस कॉस्ट को लाया सर 12,800 रुपए में। और ये देखिए, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल में जैसा ये बता रहे हैं, हमें ऐसे ही सोचना है। कौन सा प्रोडक्ट पकड़ें, कौन सा कॉस्ट में सुधार करें। सो मेरी राय में सर ये है कि हमने जो क्वालिटी सिस्टम, हमने जो अभी हमारे DCOMS सिस्टम है उसको अपग्रेड करना चाहिए। जेएम में जो प्रोक्योरमेंट है सर, उसकी एनॉमलीज जो है उसको सुधारा जाए। वो ठीक है। गुणवत्ता के बारे में कई लोग अलग अलग तरह की धारणा रखते हैं। क्या ये वो फीलिंग है जो हमारा कस्टमर आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में पाता है? क्या उत्कृष्टता की ऊंचाई एक गुणवत्ता कहलाती है?
या मानदंडों के अनुसार बना देना ही काफी है? क्या वही एक गुणवत्ता कहलाती है? क्या वो प्रोडक्ट्स जो सिर्फ जरूरत के अनुरूप बना है वही गुणवत्ता कहलाता है, या दोष रहित होना? इस पे अगर आप गौर करें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये सारी चीजें जो हैं अपने आप में कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई चीज अच्छी बनी है तो उसके पीछे एक बहुत कड़ी मेहनत है, एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाई गई कार्य प्रणाली है, एक अच्छा प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है, और उन सब से आगे एक अच्छा कमिटमेंट है। कमिटमेंट ऐसा जिसके अंदर में वर्कर का, जिसमें हर एक आदमी जो उससे जुड़ा हुआ है उसका आत्मसम्मान। जो आदमी प्रोडक्शन कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में उससे बेहतरीन कोई नहीं जानता, उससे कोई बेहतरीन जान भी नहीं सकता, क्योंकि उसी ने रॉ मटेरियल से लेकर के उसको फिनिश किया हुआ है। आज हम जो काम करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारे ही कोई फौजी के हाथ में जाता है। उसका मनोबल को हम कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं, ये हमको हर एक काम, हर एक शेल, हर एक इक्विपमेंट, हर एक बैरल, हर एक गोला जो हम भर रहे हैं उसको भरते वक्त, उसको बनाते वक्त, उसको फिनिशिंग करते वक्त, या वो एक फ्यूज जो हम बना रहे हैं उसको बनाते वक्त हमको इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं ये वो गोला तो नहीं है जो मेरे ही रिलेशन का या मेरे ही, क्योंकि कहा जाए तो हर एक फौजी हमारा अपना है, तो कहीं वो उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। जब हम कहते हैं कि ये मैं कर रहा हूं और मैं बना रहा हूं और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो ये बात हमको आत्मसात करनी चाहिए कि क्वालिटी और क्यूएजी की शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर हम लोग अपने आप अपना काम ठीक करने लगे। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एक कस्टमर को चाहिए होता है। हमारे बारे में हमारे कस्टमर्स का क्या परसेप्शन है? हर एक प्रोडक्ट के बनाने के प्रोसेस डिफाइंड है, अनटिल अनलेस हम उसको इम्प्रूव करके दूसरे प्रोसेस को डिफाइन करें। तो जब हमारा हर एक स्टेज में प्रोसेस डिफाइंड है, हम उसको कंप्लाई नहीं करते हैं, हम डेविएट करते हैं। हमारी अगर 8 घंटे की हीट ट्रीटमेंट साइकिल दी गई होगी तो हम चाहते हैं उसको 4 घंटे में कर लें। कोई देख रहा है या कहीं आपका कंट्रोल लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम चाहते हैं उसको कि शॉर्टकट कर लें। जस्ट कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग समझें कि हम लोग कैसे प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सप्लाई करते हैं, जिसको आपको देख के लगेगा कि ऐसी मिस्टेक हम कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे करके हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा कस्टमर जो हमसे बोल रहा है वो केवल हमारी कंप्लेन करने के लिए बोल रहा है। उसके पास रियल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी अगर हम इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी इम्प्रूव करने से हमारी डिलीवरी भी इम्प्रूव करेगी और हमारी कास्ट भी कम होगी। प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करना होगा, उससे आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। अब प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करने के तरीके क्या हैं? ये सारे तरीके हमारे डिपार्टमेंट ने अपनाए हैं, समय समय पे अपनाए हैं। सबसे पहला काम करें कि अगर मेरे पास कोई आइटम आ रहा है तो मैं उसको देख लूं कि इस रियली ये मेरे काम का है कि नहीं है, और उसको वहां पे रोकूं।
क्योंकि उस पर फर्दर प्रोसेस करने का फायदा नहीं। अगर वही डिफेक्टिव है तो मैं उस पर फर्दर प्रोसेस क्यों करूंगा और कॉस्ट क्यों इनकर करूं मैं। सेकंड, अगर मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं ठीक करूं उस पर, क्योंकि मैंने दूसरे वाले के लिए चैलेंज किया, अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी उसको डिफेक्टिव ना बनाऊं। और थर्ड पॉइंट, अगर डिफेक्टिव हो भी गया आपके स्टेज में तो मैं उसको पास ऑन नहीं करूं। देन व्हाट इज वे आउट। तो मैं 3 कंक्लूजन सिंपल दे रहा हूं, जो कि हो सकता है आप बोलेंगे क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे आई एम डेड श्योर क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो मेरे हिसाब से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा भी अंतर विचार करके एक्ट करें, क्वालिटी हमारी प्रॉब्लम कभी नहीं देगी। यही मेरा 2 सुझाव है कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड तक उस कर्मचारी को पता होना चाहिए कि कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, और हम कोई भी मटेरियल उसमें ऐड कर रहे हैं तो क्यों ऐड कर रहे हैं। आप 2 चीज कहना चाह रहे हैं, डीजी का इन्वॉल्वमेंट, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारे एज ए टीम ग्राउंड लेवल वर्कफोर्स को और जो काम करता है उसको इन्वॉल्व करना। ऐसा संवाद हर फैक्ट्री लेवल पे होना चाहिए। तो गर्व से बताएंगी अपना बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ वेस्ट और बुलेट प्रूफ का सब कंपोनेंट सब बनाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश में लगे और उसका सैंपल बना के 150 के ऊपर सब जगह हम लोग ने बेच भी दिया। वो कार्य करता है, कार्य करते करते उसको कॉन्फिडेंस बनता है और वो कॉन्फिडेंस जब ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है तो वो दुर्घटना का कारण बनता है। लेकिन जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या जो भी गैजेट्स यूज कर रहे हैं वो डिजिटाइज हो और इंडस्ट्री 4.0 और IoT का कंपेटिबिलिटी हो उसमें। जो हमारे कस्टमर्स हैं जो एक पब्लिक मनी ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए क्वालिटी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कुछ हद तक ये ज़रूर है कि क्वालिटी नंबर 1 पे रहेगी और कॉस्ट नंबर 2 पे रहती है, लेकिन अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम किसी भी क्वालिटी का सामान हो हम उतना नहीं खर्च कर सकते। द होल आइडिया इज कि कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है क्वालिटी के लिए, लेकिन एक किसी सीमा तक, और जब उस सीमा के पार जाती है तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है या एक्सेप्ट नहीं होता, मार्केट में नहीं चल सकता। आयुध निर्माणी की जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो हम सब लोगों के और जितनी भी हमारे रिसोर्सेस उस निर्माणी में लगे हुए हैं उनके इनपुट अपॉन आउटपुट की बात करता है। कोई भी ऐसी चीज जिस पे हम खर्चा करते हैं, जिसको लेने के लिए हमें पैसा लगता है, वो इनपुट है। जो भी चीज हमको पैसा कमा के देती है वो मेरा हो। किसी भी चीज को बनाने में, किसी भी चीज को बेचने में जो खर्चा होता है दैट इज अ कॉस्ट। कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी आपस में अच्छे से इंटरलिंक्ड हैं, बंधे हुए हैं। आप जैसे जैसे अपने आप को कॉस्ट कम करने की बात करेंगे, इसका मतलब है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती चली जाएगी। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में अगर आप देखिए तो कॉस्ट कितनी चीज़ों में हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें किन किन चीज़ों में कॉस्ट जाती है। सबसे ज़्यादा हमारा मटेरियल कॉस्ट है। अगर हम कॉस्ट रिडक्शन को बात करते हैं या कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली मटेरियल और ह्यूमन पे हमको रिटर्न्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे। परसेप्शन है कि बहुत महंगा बेचते हैं, कुछ हद तक सही है और या कह लें हम काफ़ी हद तक सही है। डेफिनेटली इंपोर्ट से काफ़ी कम इंजन कॉस्ट है हमें। जो परसेप्शन ये बना हुआ है एक तरह का, लोगों के दिमाग में ये बना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उत्पाद बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और सारे उत्पाद महंगे होते हैं और स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया जाता है, वो शायद पूरी तरह से सच नहीं है। काफ़ी आइटम्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इवन लार्ज कैलिबर एमुनिशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रिपीटेड ऑर्डर्स मिल रहे हैं हमको। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉस्ट है वो कॉम्पिटिटिव है और डेफिनेटली क्वालिटी पे कहीं ना कहीं खरा उतरता है, बिना उसके तो कोई खरीदेगा नहीं। हमारा जो फ्यूचर कंपटीशन है हो सकता है वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, हमारे अपने ही आसपास के लोगों से है।
तो क्या हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे जब हम प्राइवेट सेक्टर से डील कर रहे हैं? हाई कॉस्ट बिजनेस में हमको रहना है तो हमको अपने प्रोडक्ट्स को लगातार इंप्रूव करते रहना पड़ेगा या नए प्रोडक्ट्स लाते रहने पड़ेंगे। ये एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। ये एडवांटेजेस हैं और इसके बावजूद हमारी कॉस्ट ज्यादा है। आज की तारीख में हमारे पास कहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं कॉस्ट रिडक्शन की। जैसा आपको हमने चार्ट में दिखाया, हमारा 54% कॉस्ट मटेरियल पे है, तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मटेरियल पे ही होनी चाहिए और मटेरियल में है। मटेरियल एफिशिएंसी जो हमने बोला था वो सिंपल सा यही है कि आपने कितना मटेरियल लिया और कितना आपका आउटपुट निकला। इट इज ए मटेरियल एफिशिएंसी। सबसे ज्यादा स्किल्ड आदमी हमारे यहाँ आता है, सबसे ज्यादा कंपटीशन फेस करके हमारे यहाँ आदमी आता है, तो उसको हमें किसी भी हालत में लो टेक्नोलॉजी आइटम में लगाना नहीं चाहिए। जब 25 किलो से 5 किलो का आइटम हमको बनाना है तो 25 से लेकर 7 किलो तक किसी और को बनवा देना चाहिए, बाहर से बनाओ। आखिरी जो हाई वैल्यू का आइटम है, प्रिसीजन काम है, वो हमको करना चाहिए। बैच प्रोडक्शन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है शॉप प्लानिंग। वी ऑल हैव टू बी अवेयर कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हर एक्टिविटी की एक कॉस्ट है। डेफिनेटली जब भी हम कॉस्ट काटेंगे, इनपुट्स कंट्रोल करेंगे, तो एक प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। इसमें दो चीजें होनी चाहिए। जो हमारे पास 75% का सीलिंग है उसको हटाना चाहिए सर। आउटसोर्स करने के पहले हम हमारे ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पूछे जाए कि कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसको कर सकती है, उसको प्रायोरिटी दी जाए सर। तो बेहतर हो ओईएफ ग्रुप में ज्यादातर प्रोडक्शन लाइन असेंबली में स्थापित किया जाए। सर अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो बिल्कुल हम कह रहे हैं आज कि 50% हम अपने रेट को डाउन करने को तैयार हैं। तो एक ऐसा फॉरम हो जिससे सारी फैक्ट्रियों का जो रॉ मटेरियल वहाँ अवेलेबल है वो पता चल जाए। ट्रेड एम्प्रेंटिस को सीएनसी ट्रेनिंग दिया जाए। उनके साथ, और उनके लिए भी टॉपिक यही है कि उनके हिसाब से हमारे बदलते परिवेश में जो हमारा व्यापारिक परिवेश बदल रहा है, जिससे हमें एक रोल प्ले करना है, उसको वो लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका है। 218 साल से ज्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन और जो कि बहुत ही एक यूनियनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां यूनियन और एसोसिएशन का बहुत ही एक्टिव रोल है और उनका हिस्टोरिकल रोल भी है उनका। तो ऐसे समय में ये आखिरी सेशन उनके लिए। चेंज एनवायरनमेंट में हमको भी परिवर्तित होना है, चेंज होना है और सारे चैलेंजेस को हमें फेस करना है और फेस करने की कैपेबिलिटी। अब ये स्थिति मेरे ओपिनियन में रिवर्स होनी चाहिए कि वेलफेयर का तो ध्यान आप रखिए, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव करेगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगा। जब बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो मेरा मानना है कि आपका रोल भी बदल रहा है। अभी टाइम आया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सामने कि हम थोड़ा भूल जाएं कि हमारा मेंबरशिप कितना हो, हमारा खुद का ईगो, भाई मैं बड़ा यूनियन हूं, मैं छोटा यूनियन हूं, ये हूं वो हूं, वो सब छोड़ के हम पहले हमको देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ हम बदले, नहीं तो आप बदले, नहीं तो सिर्फ कोई लोग हम बदलने से नहीं होगा, सारा ओएफ भी बदलना चाहिए। ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ चर्चा में लाई, इसका हम लोग की जिम्मेदारी है, ये यूनियंस की जिम्मेदारी है कि इसको नीचे तक, आखिरी लेवल तक, क्योंकि हमारे जो कई स्तर पे कार्य होते हैं वहां तक इसको हम लेकर जाएंगे, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। थर्ड पार्टी अगर उसमें कुछ इंटरवेंशन हो और रिवाइज किए जाए एस्टिमेट्स, तो ये हमारे कॉस्ट कटिंग में ज्यादा ध्यान आएगा। इस और हमने ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इंडस्ट्रीज बदल रही हैं तो हम बदल रहे हैं। पहले हम सर वर्कर्स वेलफेयर की बात करते थे, आज हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं।
हमारी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि हम सब इस रोल को प्ले कर रहे हैं धीरे धीरे। लीडर्स को रोल मॉडल बनना चाहिए, स्वयं काम करना चाहिए और ये नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता कि कोई यूनियन एसोसिएशन का लीडर दिन भर सीट का काम करेगा तो फिर उसके लिए ये काम भी करना मुश्किल होता है। परिवर्तन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे जो प्रतिस्पर्धा में हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं और आज हमें भी उन प्राइवेट प्लेयर्स की तरह ही काम करना पड़ेगा। हम इस बात पे विचार करें कि क्या हम ये जो पिछले 3 सेशन में हमने देखा है, जो बात किया है, क्या इसको हम जाने के बाद या रहते हुए इसमें 50% भी हम अपने ऊपर बदलाव कर सकते हैं क्या, ला सकते हैं क्या, ये एक सोचने की जरूरत है। अगर ये कर लिया तो आज का ये जो हमारा संवाद है वो 80-90% सफल होता है। तो ऐसी स्थितियों में हमारे अंदर परिवर्तन आवश्यक है और ये परिवर्तन क्योंकि अगर जो है हम कंप्लीट कर सकेंगे तभी हम जीवित रह सकेंगे। Nobody can treat ordnance factories as an irrelevant organization. मतलब we are even today with all these changes and challenges, we are a relevant organization for the defense of our country. ठीक है, ये सब फाइट करेंगे नॉन कोर आइटम हमको मिलने के लिए, सैलरी बजट अलग करने के लिए, वो ये कंटिन्यूअस फाइट है। लेकिन फैक्ट्री लेवल में दिस R&D collaboration with the technical institutes that we have to take very seriously, unions have to take very seriously. Trade unions have now become very constructive. They are not destructive elements. Our roadmap is prepared by the Ordnance Factory Board on the issues, that is increasing productivity, competitiveness, cost reduction, quality improvement, and then image building. Then all other in these issues we are no way from you, that is from the board. We are one with you and we will remain with you. आप लिख के फेडरेशनों को दीजिए, डू एंड डोंट डू, हमें आज से क्या नहीं करना है, प्लीज गिव इट इन राइटिंग। 82,000 एम्प्लॉय का भी पावर आपके पास है। मैं केवल यही अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर को ये कहना चाहता हूं कि हम अपना काम ठीक करें, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की वो वाली ताकत बढ़ाएं कि चाहे कोई भी टेक्निकल काम हो हम करके दिखाएंगे, कोई भी ऑर्डर आएगा हम उसको समय से पूरा करेंगे। कि जो हमारा कस्टमर है वो हमसे पूर्णतया संतुष्ट नहीं है, हमें उस डायरेक्शन में काफी काम करना है। ये भी बात सामने आई कि जो हमारी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, जो डिलीवरी है और कॉस्ट, इन तीनों फ्रंट पे हमारा कस्टमर हमसे संतुष्ट नहीं है। हमें इस बदलते हुए परिवेश में अगर अपने टर्फ को प्रोटेक्ट करना है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारे साइड में रहे। एक बिजनेस लीडर्स कैसे देखते हैं कस्टमर्स को, जस्ट 2-3 कोट में आपके समक्ष लाना चाहूंगा। एवरी कस्टमर इज एन एम्बेसडर ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो कस्टमर के बारे में विचार थे आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारा अभी तक माइंडसेट क्या रहा कस्टमर के बारे में। कस्टमर क्या चाहता है, क्या सोचता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक्सटर्नल कस्टमर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सटर्नल कस्टमर अगर खुश है तो फिर इंटरनल कस्टमर तक स्थिति आती है, नहीं तो वहां तक स्थिति नहीं आती है। दुर्भाग्य से ये जो कमी आई है, ये जो डिपेंडेंस आर्मी पे कम हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि आर्मी ने अपना वर्कलोड घटा दिया है, ना कि इसलिए कि हमने बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। डिसएडवांटेज क्या रहा इस परिस्थिति का कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहे, कॉम्प्लेसेंट रहे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट किस तरह बदल रही है इसके बारे में हमने कभी कोई विचार नहीं किया। हम 90 साल 80 साल बाद उसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसी का वर्कलोड हमको मिलता रहे। अब ये जो हमारी ट्रेडिशनल परंपरागत जो रिलेशनशिप थी, जो संबंध था आर्म फोर्सेस के साथ, कैसे वो उसमें
चेंज आ रहा है, जस्ट इसको थोड़ा सा ब्रीफ में लाना चाहूँगा क्यों हुआ है, हो क्यों रहा है। कुछ जगहों पे जो इशूइंग फैक्ट्रीज हैं वो भी दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लगी हैं अगर फीडर फैक्ट्री उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती, क्योंकि उसको तो एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। आज की डेट में हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के जिस स्तर पे हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगे वो मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं। कि कॉस्ट से रिलेटेड जब भी हो तो क्वालिटी को हम उसमें इंटीग्रेट कर दें, और अगर हमारा ब्रांड डैमेज करने की कोई कोशिश कर रहा है तो हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में खींचे। वही सर, उसको ट्रेनिंग बरोबर नहीं रहने के कारण प्रोडक्ट के ऊपर बदलाव कर रहे थे सर। आपका सुझाव समझ में आ गया है कि कस्टमर को हमें एजुकेट करना चाहिए प्रॉपर मेंटेनेंस के बारे में, प्रॉपर यूजेस के बारे में। हमें CRM यानी कस्टमर रिलेटेड मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है। अपने ग्राहकों को बेहतर संवाद के लिए जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम बनाना होगा। फैक्ट्री लेवल का कंप्लेंट रिडक्शन सिस्टम का एक कमेटी बनाई जाए जिसमें पता हो कि हाँ यह कंप्लेंट आएगी तो इसी ऑफिसर को हैंडल करना है, सो दैट ही कैन मेंटेन अ कंटिन्यूअस रिलेशन विद द एंड कस्टमर्स। हम लोगों ने कि ऑनलाइन कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जहां पर क्या कहते हैं हर एक कस्टमर अपनी कंप्लेंट वहां पर डायरेक्टली रजिस्टर कर सकता है, और जब तक उस कस्टमर कंप्लेंट का निदान नहीं होगा उसका निदान का सर्टिफिकेशन भी कस्टमर को ही करना है। R&D की जो टीमें भारत की फैक्ट्रियों में हमारे काम कर रही हैं उसमें शॉप फ्लोर के जो लेवल के जो मिस्त्री हैं, जो उस फैक्ट्री के होशियार लोग हैं, उनको लेके क्यों नहीं बनाई जाती। अब हमारा ऑर्डर्स फैक्ट्री बोर्ड की हम ब्रांडिंग कर रहे हैं तो ऑर्डर्स फैक्ट्री बोर्ड के गूगल पे कोई भी अगर सर्च करे तो ऑर्डर्स फैक्ट्री बोर्ड का कस्टमर केयर नंबर आए। अभी जो हमारे FTI में जो प्रोग्राम चलते हैं वो काफी आउटडेटेड हो चुके हैं, हम लोग को नए तरीके के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। ये जो ब्रांड OFB प्राइड की बात हो रही है, ये जो पहले वाले सत्रों में बात हो चुकी है, कॉस्ट, क्वालिटी, कम्पिटिटिवनेस, कस्टमर फर्स्ट, उसी सब पे आधारित है। तो जब पहली बार कपिल देव को वर्ल्ड कप उठाते देखा था तो जो प्राइड आई थी ना इंडिया में, फिर जब धोनी ने वर्ल्ड कप लिया, वी फेल्ट द सेम प्राइड। नाउ इफ यू ट्रांसलेट इट टू आवर ब्रांड, जब आप रिपब्लिक डे पे इस बार धनुष को देखेंगे जो आपको अंदर से गर्व महसूस होगा, दैट इज द प्राइड इन द ब्रांड। लड़ाई की शुरुआत आपके शॉप फ्लोर पे होती है, जंग का ऐलान यहां होता है जो आप बनाते हैं, एंड द सोल्जर ऑन द फ्रंट पुट्स हिज लाइफ इन योर हैंड्स बाय यूजिंग योर इक्विपमेंट। वो अपनी जिंदगी आपके हाथों में रखता है आपकी सामग्री का इस्तेमाल करके। वो ट्रस्ट है, उसका भरोसा होता है आप पे कि अपनी जिंदगी आपके हाथ में, उसकी सबसे कीमती चीज है उसके पास, वो आपको सौंप देता है। सो इफ एनीबॉडी टेल्स यू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेकार वेपन बनाता है, प्लीज टेल हिम कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई है फ्रॉम द अफगान वॉर्स डाउनवर्ड जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की सामग्री नहीं इस्तेमाल की। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, केवल ये दो वैल्यू हैं जिन पे हम कॉन्सेंट्रेट करें अपनी ब्रांड बिल्डिंग। इस परसेप्शन को बदलना हमारी चैलेंज है, ये चुनौती हमारे सामने। कैसे परसेप्शन बदला जाएगा, कौन है ये, किसको हमें सुनाना है साहब, ये लोग हैं। अब इनके लिए हमें स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन टेलर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को हम करेंगे वो हम मीडिया को नहीं करेंगे, वो जनरल पब्लिक को नहीं करेंगे। जो जनरल पब्लिक को करेंगे वो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को शायद न करें। तो दैट इज द आर्ट ऑफ टेलरिंग योर कम्युनिकेशन टू अ स्पेसिफिक पब्लिक। एंड हाउ डू वी डू दिस? एवरी एम्प्लॉई हैज टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर। Live the brand and be proud of it and communicate that pride to everybody you meet. You have to live to the expectation of the organization. और strong brand image, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज के लिए हमें जो करना है हम सबको मिलकर करना है, इसका हम लोग प्रण लें आज। वो प्लांट हमने कन्वर्ट करके 12.7 रशियन API कन्वर्ट किया सर, और 2006 से इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो आज तक 10-12 साल में एक भी लॉट फेल नहीं है। स्लोगन OFB का होना चाहिए,
जो उसके नीचे लिखा होना चाहिए। ब्रांड, वर्ल्ड वाइड ब्रांड, सो दिस इज माय सजेशन सर। तो इसके लिए हमें या तो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट्स, एक एवी जो प्रीमियम टेलीविजन पे चले, जो कि बीच में हमारी उपलब्धियां और वो सब बताएं। इवन हम एक ऐप लॉन्च कर सकते हैं। 37 डेज का टाइम दिया जाता है कस्टमर को, इसकी बाध्यता समाप्त की जाए, जबकि हम डीलर को सप्लाई कर देते हैं 6000 से कम रेट में, और उसके बाद वो अगले दिन ही डीलर दूसरे को दे देता है कि जिस दिन लाइसेंस का वेरिफिकेशन होकर आ जाएगा उसी दिन हम कस्टमर को इशू कर देंगे। जो यहाँ पे 5 सेशंस हुए उसमें प्रेजेंटेशंस दिए गए, उसके अलावा एक सेशन हुआ था जिसमें हमारे लीडर्स ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। उन सब के सजेशंस की समरी हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। एक सजेशन आया था, जो सबसे पहला सजेशन था इस संवाद 2020 का, कि हम लोगों को डीआरडीओ के साथ शुरू से ही एसोसिएट हो जाने की आवश्यकता है। वो इसके बाद ये आया था कि हम लोगों को हाई एंड प्रोडक्ट्स और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की आवश्यकता है। एक सजेशन था जो इम्पोर्टेंट था कि जो हमारी प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने, स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है, और वहाँ पे जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको अच्छी तरह से वहाँ पे उपलब्ध हों, इसको इंश्योर करने की आवश्यकता है। रबर और स्प्रिंग आइटम्स, ये 2-3 बार बोले गए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के उत्पाद में। इसकी ज़रूरत की जब भी आती है, हम लोग एक टेक्निकल समस्या से हमेशा इससे जूझते रहे हैं। इनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएं। कुछ पर्सनल डिवीजन की बात थी, रेशियो ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज वर्सेस सुपरवाइजर, इसको एग्जामिन किया जाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कस्टमर प्रोफाइल, डेफिनेटली ये एक, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी हुआ। एक सुझाव आया था कि जो हम लोग बहुत सारी फैक्ट्रीज के बीच में अपने वर्कलोड को डिवाइड करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो उससे हमारी कॉस्ट कम होगी, उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। मार्केटिंग सेक्शन इन ईच फैक्ट्री, ये एक सुझाव था, क्योंकि जो बोला गया कि हर जगह एक ब्रांड और एक मार्केटिंग और एक कस्टमर इंटरफेस होने की आवश्यकता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जो हम लोगों का प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट है, जिसमें पैकेजिंग है, एस्थेटिक्स है, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट की सरफेस ट्रीटमेंट, इन सब में सुधार की बहुत आवश्यकता है कि जितने भी हमारे मेजरेबल पैरामीटर्स हैं उन सबको डिजिटाइज किया जाए और उसको अवेलेबल रखा जाए एनालिसिस के लिए, जिससे कि हम किसी प्रोडक्ट को रिजेक्ट होने के पहले ही बता सकें ये रिजेक्ट होने वाला है। हम जब कोई प्रोडक्ट अपना बनाते हैं तो उसमें विभिन्न स्टेज के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के एंड यूज की जानकारी इनमें से बहुत ही कम लोगों को होती है। सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अगर उनमें से कोई एक गलती होती है या कोई एक चीज छूट जाती है तो एंड प्रोडक्ट जो हमारा है, चाहे वो टैंक का प्रोडक्ट हो, चाहे एमुनिशन का प्रोडक्ट हो या गन का प्रोडक्ट हो, उस पर क्या असर पड़ता है। ये एक एजुकेशन, वर्कर एजुकेशन देने की बात है। एक JRI का कंसेप्ट था, JRI के बारे में बात हुई थी कि जैसे JRI होता है HVF में, उससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। एक सजेशन जो यहाँ से प्रेरित था कि हर फैक्ट्री में संवाद 2020 जैसा आयोजन किया जाना चाहिए। मेनली OEF ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज के लिए एक और सजेशन था, असेंबली लाइन वर्किंग के लिए, जिससे बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। इंसेंटिव स्कीम इसी से संबंधित फॉर ऑल एम्प्लॉयज। मटेरियल एलिमेंट में जो यूजेज फैक्टर है उसके लिए कमेटीज शॉप लेवल पे होनी चाहिए। एक सुझाव था एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर सोलर पावर में। सोलर पावर में आप लोगों को शायद पता है कि बहुत वृहत स्केल पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम हुआ है। कॉस्ट कम करने के लिए एक और सुझाव आया था, ये था जो भी हमारे अलाइड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इनके भी ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, इनकी स्ट्रेंथ को। इसके बाद सुझाव था एक, जो हमारे ट्रेड अप्रेंटिसेस हैं उनकी ट्रेनिंग को आज की तारीख के हिसाब से कंटेम्प्रेरी लेवल पे लोगों को सिखाने का।
लीडर्स को रोल मॉडल होना चाहिए। आज की डेट में इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, अगर हम उनको इंडिजिनाइज करते हैं तो वो एक हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सेंस ऑफ ओनरशिप हमारे अंदर होना चाहिए। एक और एरिया है जहां हम लोग, सारी फैक्ट्रीज बहुत स्ट्रगल करती हैं, वो है गेज मैन्युफैक्चरिंग। गेजेस मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़्यादा संसाधन या बहुत ज़्यादा सोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है एज अ कंट्री, और हम लोगों के यहाँ चूँकि इतने वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के गेजों की आवश्यकता पड़ती रहती है, और ये कंज्यूमेबल टाइप के आइटम्स हैं, उनकी एक फ्रीक्वेंसी पर ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो कहीं एक गेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किसी एक फैक्ट्री में आइडेंटिफाई की जाए कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस या निर्देश हैं, इंक्लूडिंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लोकल भाषा में होने चाहिए। जिस जगह पे उनकी ट्रेनिंग हुई है उस एरिया में उनको डिप्लॉयमेंट ज़रूर किया जाए। R&D प्रोजेक्ट्स जितने हैं वो बोर्ड लेवल पे लगातार अलग अलग लेवल पे रिव्यू होते रहते हैं। अब ये जो 126 लोग आज हम लोगों के साथ हैं, इन 126 लोग डेफिनेटली दे आर ऑल एम्बेसडर फॉर चेंज। अभी हम लोगों ने पहला स्टेज लिया है कि हमने एक उनको कंप्यूटर दिया जिस पे वो कंप्लेंट लॉन्च करें, और हर कंप्लेंट का एक उसमें समय सीमा निर्धारित की गई है। कल से हम एक नई दिशा पकड़ लेंगे। जो हमारी सारे जनरल मैनेजर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें से कुछ 10 मुख्य पॉइंट मुझे दिए गए हैं और मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ कि भाई हमें नए प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, हमें मिसाइल्स के क्षेत्र में भी एंटर करना चाहिए। अब हम लोग इस बात में विचार कर रहे हैं कि गाइडेड एम्युनिशन के क्षेत्र में भी काम करेंगे। सर्विस कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए अपने यूजर्स के लिए। ये पॉइंट, जितने भी हमारे उत्पाद बन रहे हैं उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बनाएं। जब मिलिट्री स्टैंडर्ड्स पर हमारा उत्पाद होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर जब उत्पाद होगा तो हमको एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी। कि हमारा जो संगठन का जो स्वरूप है उसमें जनरल मैनेजर का एक बहुत ही अहम भूमिका है। जब इतना उस इंस्टीट्यूशन से उम्मीद है तो फिर ये भी उम्मीद रहती है कि सही व्यक्ति जनरल मैनेजर बने। जनरल मैनेजर का बहुत सारा समय स्टेट मैनेजमेंट में चला जाता है। मैं इस विषय पे पूरा अपनी जनरल मैनेजर कॉन्फ्रेंस में पूरा मंथन किया तो 2 निर्णय हम लोगों ने लिए। एक तो हमने निर्णय ये लिया कि स्टेट मैनेजमेंट का कोई एक अलग तरीका निकालेंगे, किसी को स्टेट मैनेजमेंट का इंचार्ज बनाएंगे, किसी एक उचित अधिकारी को सही निर्माणी में भेजा जाए और हर अधिकारी को परफॉर्म करने का मौका भी दिया। हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है और आज इस जिम्मेदारी से आपको सबको आगाह कर दिया गया है और आपको समझा दिया गया है और आपकी बात में इसको दिल में उतार दिया गया है कि कोई भी नेगेटिव खबर हम किसी सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे। कोई भी नेगेटिव खबर हम अपने बाहर के व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। कोई भी नेगेटिव चीज है, कोई क्रिटिसिज्म है तो हम आपस में बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालने के उद्देश्य से बात करेंगे या उस आदमी को जाके बताएंगे जो उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले। अगर हम सारे लोग संगठित रहेंगे तो कोई भी निर्णय हमारे संगठन के बारे में किसी बाहर के व्यक्ति के लिए लेना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम एक मजबूत संगठन होंगे, अगर एक हम परफॉर्मिंग संगठन होंगे, अगर हम कस्टमर का रिक्वायरमेंट मीट करेंगे, अगर हमारी क्वालिटी ठीक होगी, अगर हमारी डिलीवरी ठीक होगी तो हमारे तरफ क्या कहते हैं लोग तो लाइन लगाएंगे। ये कोर नॉन कोर की बात हो रही है ना। अभी देखिएगा कि कितने नॉन कोर आइटम्स के लिए हमारे कस्टमर हमारे यहाँ लाइन लगाएंगे। हमें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं। अगर हम परफॉर्म करेंगे तो लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो समय चला गया जब हमारी मोनोपोली थी। आज हमारी मोनोपोली नहीं है। अगर हम नहीं देंगे कोई दूसरा व्यक्ति देने को तैयार है। मुझे अपने 82,000 लोगों के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है। जो जज्बा हमने आज 2 दिन के संवाद में दिखाया वो जज्बा लेके चलते जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक कस्टमर नहीं लेगा, हम दूसरे कस्टमर के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे।
हम आर्मी को अलग कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं, नेवी को अलग कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं, एयरफोर्स को अलग कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं, एमएचए में इतने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। मैं एक ही पॉइंट कहता हूं, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कैपेबिलिटी इनसाइड होना जरूरी है, कैपेसिटी जरूरी नहीं। अगर ये अप्रोच लेंगे तो हमारा जो ये 17,000 से 20,000 22,000 किसी भी 1000 को क्रॉस करना पॉसिबल होगा। और ये जो प्राइवेट सेक्टर आपके देश में खड़ा होता है ना, क्यों खड़ा होता है? सब बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम उनको कंपोनेंट का बिजनेस, सब असेंबलीज का बिजनेस, रॉ मटेरियल का बिजनेस एनफ दे देंगे तो ये सारे एमएसएमई खड़े होके बोलेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हमें बहुत बिजनेस मिल रहा है, आप इनको संभाल के रखिए। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि यार बस अपना पीस वर्क देखो, अपना ओटी देखो। अगर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, उत्पादन रहेगा, वर्कलोड रहेगा तो पीस वर्क और ओटी ऑटोमेटिकली आएगा। मैं अपनी बात पूरी करूंगा और जो ऐसा हम काम कर रहे हैं अगर उसमें एक थोड़ी सी वृद्धि कर ले, 10% 15% भी वृद्धि कर ले, ज्यादातर ये होगा कि काम खत्म हो जाएगा। आप बोले सर बताओ अगला काम बताओ। अगर उस मोड में काम करेंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे न्यारे हो जाएंगे और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का झंडा ऊंचा 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 ऊंचा